अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गॉसेस लॉ की डेरिवेशन स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसकी डेरिवेशन, इसके फॉर्मूले को बाकायदा हम ड्राइव भी करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम गॉसेस लॉ की शुरुआत करते हैं। याद रहे गॉसेस लॉ को हम एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से गॉसेस लॉ को बहुत एडवांस फॉर्म में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप अगर देखना चाहे तो आप सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पर जाएंगे और उसमें एप्टीट्यूड सेकेंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड लेक्चर्स के नाम से एक लेक्चर होगा जिसमें गॉसेस लॉ का एक डिटेल कॉन्सेप्ट बताया होगा, मुख्तलिफ एमसीक्यू की मदद से उसको एक्सप्लेन किया गया होगा, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। तो आइए हम यहाँ इस पे मेनली स्टेटमेंट को हम समझेंगे और डेरिवेशन पर हम इस लेक्चर में फोकस करेंगे। तो गॉसेस लॉ की हम बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। साइंटिस्ट गॉस एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड गॉसेस लॉ। एक साइंसदान था जिसका नाम था गॉस। उसने क्या किया था, एक हाइपोथेटिकल सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस पर अप्लाई होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उसने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था एक लॉ की मदद से जिसे नाम दे दिया गया है गॉसेस लॉ। और वो हाइपोथेटिकल सरफेस भी जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो एक क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस पर अप्लाई होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उसने एक्सप्लेन किया था एक लॉ की मदद से और उस लॉ को नाम दे दिया गया है गॉसेस लॉ। याद रहे एक पूरा मैथमेटिकल ये लॉ है जिसकी स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होती है, टोटल एक मैथमेटिकल होती है। द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed hypothetical surface। hypothetical का मतलब imaginary over any surface। hypothetical भाई इसका मतलब ही सिर्फ लिखा हुआ यहाँ, passes through any closed hypothetical। hypothetical का मतलब एक imaginary surface है जिसे Gaussian surface का भी नाम दिया। तो ब्रैकेट में आपको बताया गया कि अगर Gaussian surface हो तो परेशान मत होना। is equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed in it irrespective of the way in which charge is distributed। अब ये पूरी एक मैथमेटिकल बात की गई ना, तो मैं आपको थोड़ा समझाना शुरू करता हूं। भाई गॉसेस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं, वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डील कर रहा है। गॉसेस लॉ किसे डील कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं, गॉसेस लॉ आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर रहा है, डील कर रहा है। देखें भाई, सबसे पहले गॉसेस के मुताबिक मैंने एक इमेजिनरी सरफेस बना दिया, एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल क्या किया है मैंने, एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल क्या किया है, सरफेस बना दिया। अब इसमें जो है यहाँ बात हो रही है, गॉसेस कह रहा है कि किसी भी हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस पर अप्लाई होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन इट। जितना चार्ज उसके अंदर क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। अब याद रहे हमारे कोर्स का स्टैंडर्ड चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। हमारे कोर्स का जो स्टैंडर्ड चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो भाई, मैंने यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बनाया। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पॉजिटिव से हमेशा क्या होती हैं, अवे होती हैं। क्यों अवे होती हैं, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लेक्चर में आपने समझा होगा। अगर बेसिक वीक है तो वहां जाकर उसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये लाइंस जो है वो कहाँ जा रही हैं, आउटवर्ड जा रही हैं। ये लाइंस कहाँ जा रही हैं, ये लाइंस जा रही है आउटवर्ड। तो हमने कहा इसकी लाइन आउटवर्ड जा रही है और जिसकी लाइंस आउटवर्ड जाती हैं वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज कर सकता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस है, तो इसकी सारी की सारी लाइंस कहाँ जा रही हैं, आउटवर्ड जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चार्ज को यहाँ रखूँ तो इसकी लाइंस भी कहाँ जा रही हैं, सारी की सारी बाहर जा रही हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हमने कहा ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसकी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सारी बाहर की तरफ जा रही है, इसकी भी बाहर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज कर सकता है। लेकिन अगर मैं चार्ज को यहां रखूं तो हमें मालूम है पॉजिटिव के मुकाबले में ये लाइंस तो अवे होती हैं, तो इसकी लाइन देखो कहां जा रही है, इसकी सारी की सारी लाइंस जो है वो कहां जा रही हैं, ये सारी की सारी लाइंस जो है वो जा रही हैं इनवर्ड। तो इसका मतलब ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये दोनों आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज कर सकते थे, ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, जवाब ये है कि ये हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर है।
ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस के अंदर है, जबकि ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस से क्या है, बाहर है। गॉसेस भी यही कह रहा है, किसी भी हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस पर जो अप्लाई होने वाला जो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, जितना चार्ज उसके अंदर है। जो चार्ज इसके बाहर होगा वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लाइन कहां जाती है, इनवर्ट जाती है। तो इसने कहा कि भाई जितना चार्ज जो है वो अंदर होगा वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज कर सकता है। देखो एक और बना के देख लेते हैं, एक और बना के देखो, बार बनाया तो इसकी लाइन भी कहां जा रही है, सारी की सारी अंदर जा रही है। तो इसका मतलब ये भी आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, इस इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस से बाहर है, और ये दोनों हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस के क्या है, अंदर है। तो गॉसेस भी यही कह रहा है कि किसी भी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस पर अप्लाई होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर है, जितना चार्ज उसके अंदर इनक्लोज है। फिर आगे कहता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई मीडियम का जिक्र तो होगा ना कि कौन सा मीडियम है, फ्री स्पेस है या नहीं है। फिर आगे कहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे वो चार्ज किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे एक इमेजिनरी सरफेस है ना, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस है, एक कंडीशन है कि सारा का सारा चार्ज जो है वो बिल्कुल सेंटर में तरतीब से है, और एक कह रहा है कि ये सारा का सारा चार्ज जो है वो क्या है, बिखरा हुआ है, दूर दूर है। तो गॉसेस कहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे वो चार्ज किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे वो सारे सेंटर में तरतीब से हो या फैले हुए हो, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, बस इनक्लोज होना क्या है, इनक्लोज होना क्या है, जरूरी है। अब इससे रिलेटेड एप्टीट्यूड में किस तरीके से एमसीक्यू बनकर आते हैं, किस तरीके से सवाल आते हैं, तो आप सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पे जाना, और सेकेंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड में एक लेक्चर होगा गॉसेस लॉ के नाम से, उसमें गॉसेस लॉ को बाकायदा डिटेल में इसी तरीके से समझाया गया होगा, और उसमें एप्टीट्यूड में आने वाले सवाल भी बाकायदा डिस्कस किए गए हैं, तो वो देखना मत भूलिएगा। तो अब देखिए भाई क्या कह रहा है, द टोटल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। देखो भाई क्या रहा है, किसी भी हाइपोथेटिकल सरफेस पर जो अप्लाई होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये मीडियम को शो कर रहा है, फ्री स्पेस की बात हो रही है। चार्ज इनक्लोज इन इट, क्या होना चाहिए, चार्ज उसके अंदर इनक्लोज होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे वो चार्ज किसी भी तरीके से क्या हो, फैला हुआ हो। तो आइए हम इसके फॉर्मूले की तरफ आते हैं। फॉर्मूला है φe 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज, जितना चार्ज इनक्लोज होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके बराबर होगा। जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ द एयर और फ्री स्पेस। वहां हमने कूलम्स लॉ में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो वो लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा। तो आइए हम इसकी डेरिवेशन, ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, ड्राइव करना। तो हमने एक डायग्राम बनाई, एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस बनाया जिसमें हमारे पास जो है वो एक टोटल चार्ज है जिसे हम नाम दे रहे हैं Q का। हमने क्या किया, इस टोटल चार्ज Q को तोड़ दिया बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस में, एक को नाम दिया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे करके बहुत सारे चार्ज हैं Qn के बराबर है, और सबको इसके अंदर इनक्लोज रखा, क्योंकि गॉसेस लॉ में इनक्लोज होना क्या है, जरूरी है। तो हमने कहा कंसीडर टोटल चार्ज Q which can be divided into small charges। हमारे पास एक टोटल चार्ज है जिसे नाम है Q का नाम दिया गया है, and which can be divided into small charges, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल चार्जेस में डिवाइड हो सकता है, Q1, Q2, Q3, Qn, बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस में हमने डिवाइड कर दिया। इन एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस, एक क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर हमने क्या कर दिया है, इनक्लोज किया, सच दैट ईच चार्ज इनक्लोज बाय एन इमेजिनरी स्फीयर। इस तरीके से हमने हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर रखा हुआ है कि ये हर चार्ज जो है वो इस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर क्या है, इनक्लोज है। फिर हमने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ड्यू टू चार्ज Q1। तो हमने कहा भाई चार्ज Q1 की वजह से भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना अप्लाई हो रहा होगा, भाई चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप्लाई होगा ना। तो हमने पिछली डेरिवेशन में पढ़ा था ना कि एक चार्ज की वजह से स्फीयर पर अप्लाई होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके थे। तो φe बराबर होता है Q/एप्सिलॉन नॉट, ये ड्राइव किया था हमने। तो पहला चार्ज है ना, इसलिए मैंने यहाँ Q1 किया और इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नाम दे दिया φe1। तो भाई चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप्लाई हो रहा होगा वो बराबर होगा φe1 बराबर होगा Q1/एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से सिमिलरली फॉर चार्ज Q2, चार्ज Q2 के लिए किसके बराबर होगा, φe2 बराबर होगा Q2/एप्सिलॉन नॉट।
इसी तरीके से फॉर अदर चार्जेस, भाई सिंपल 1 था ना, पहले के लिए 1 किया था तो दूसरे के लिए 2 कर दिया और यहाँ 5e2 कर दिया। तीसरे के लिए क्या करेंगे, तीसरे के लिए भी सेम यही करेंगे, q3 हो जाएगा और 5e3 हो जाएगा और जितने भी है qn है और यहाँ क्या हो जाएगा 5en। तमाम हो गए। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द हाइपोथेटिकल सरफेस विल बी, भाई सबका हमें मालूम है ना, अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सबके बराबर होगा 5e1 प्लस 5e2 प्लस 5e3 प्लस 5en, जितने भी होंगे सबको प्लस करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो चार्ज q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल, तमाम की वैल्यू को पुट करेंगे। 5e1 की वैल्यू थी q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, 5e2 की थी q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, 5e3 की वैल्यू थी q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, 5en की वैल्यू थी qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करते हैं, तमाम को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया q1 q2 q3 qn कॉमन आ गए और 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है वो कॉमन ले लिया। फिर हमने कहा q1 q2 q3 qn तमाम का सम जो है वो किसके बराबर था, तमाम का जो सम था वो किसके बराबर है, टोटल चार्ज के। तमाम का सम किसके बराबर है, कैपिटल Q के बराबर, Q इनक्लोज के। तो आपने कहा ये तो भाई टोटल चार्ज था, इसको तोड़ा था ना, तो मैंने कहा इन तमाम की जगह लिखा Q और ये सारा का सारा चार्ज क्या था, इनक्लोज था। तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ का फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। तो कंक्लूजन में हमने लिखा हैंस गॉसेस लॉ इज प्रूफ्ड, लिहाजा गॉसेस लॉ हमारे पास क्या हो गया, हमने गॉसेस लॉ की डेरिवेशन हमने प्रूफ कर दी है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है और आप हमारे सदका जारिया में हमारा हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।